के पैरमन, हे भगवान हमारी बच्ची को क्या हो गया है? सुरेश और कामनी काफी देर तक अवनी के हाथ पैर। नहीं माँ जी, मुझे कोई बीमारी नहीं है। दरअसल मुझे अपनी पूरी पुरानी जिंदगी याद आ गई है। मुझे सब कुछ याद आ गया है। क्या याद आ गया अवनी? हमें भी बताओ, कौन हो तुम? हम इस बड़ी बिजनेस पार्टी में कब पहुंचेंगे? मैं बोर हो रही हूँ। बस बेटा, थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। तुम थोड़ा सब्र रखो। अरे बेटा, तुझे मैं इस पूरे शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल घराने की इकलौती वारिस अवनी हूँ। मुझे किसी चीज के लिए इंतजार करने की आदत नहीं है। अभी पीछे मुड़कर प्रशांत को देखते हुए प्रशांत से, साहब रास्ते पर बहुत लंबा जाम लगा है। अगर हम यहाँ से गए तो बहुत देर हो जाएगी। गाड़ियों में बेहोश पड़ी रहती है। तभी वहाँ से वही दो गुंडे गुजर रहे होते हैं और कार को देखकर रुक जाते हैं। अबे ये दोनों तो मर गए। इस लड़की के पास बहुत सोना है। इसका सारा सोना उतार लेते हैं। यही होता है। दोनों के गले और हाथों से उसके रखते हैं। तभी अपनी को जिंदा और उसके गले का खुला हुआ लॉकेट देखकर एक गुंडा फिरौती मांगे। यही सोचकर गुंडे अपनी को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। तो चोट के कारण वो अपनी याददाश्त खो चुकी होती है और दोनों गुंडों से पूछते हुए, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? गुंडे समझ जाते हैं कि इससे कुछ याद नहीं। गुंडे समझ जाते हैं कि इसे अब कुछ याद नहीं है। तो फिरौती के लिए विश्व प्रताप सिंह को फोन करके फिरौती की रकम मांगने लगते हैं और लॉकेट की फोटो भेजने के लिए उसे टेबल पर रख देते हैं। तभी गुंडों का ध्यान भटकता है तो अपनी नीचे की खिड़की से कूदकर तेजी से भाग जाती है। भागते भागते इस पर तो विश्व प्रताप इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है। ये तो शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इनका बेटा सुरेश, तो कल सुबह शहर जाकर पता कर कि उनका घर कहाँ है। बहू को उसके असली परिवार से मिलाना ही चाहिए। अगले दिन सुरेश अपनी और कामनी को लेकर शहर के सबसे बड़े बंगले के लोहे के गेट पर पहुंचता है। उन्हें देखकर चौकीदार, तुम लोग कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? हाँ, जरा तमीज से बात करो चौकीदार। ये लड़की आलिशान घर की इकलौती बेटी अवनी है। क्या कहा? हमारी बेटा हमारे इतनी स्मार्ट और खूबसूरत थी, और कहा ये ना झूठ मत बोलो, भागो यहाँ से। सुरेश गुस्से में चौकीदार को एक धक्का मारते हैं। देखो, ये लोग मारपीट करके अंदर घुस गए। कौन हो तुम लोग? हाँ? और क्यों मेरे घर के अंदर बिना इजाजत घुस आए हो? बाहर निकलो मेरे बंगले से। दादाजी, क्या आपने अपनी पोती को भी नहीं पहचाना? मैं आपकी वही अम्मी हूँ जो एक्सीडेंट में खो गई थी। अरे तुम मेरी पोती नहीं हो सकती। मेरी पोती ऐसी नहीं दिखती थी। झूठ मत बोलो तुम लोग। पैसे के लिए नाटक कर रहे हो ना? बदल गया। अपनी बिना कुछ बोले हमारी से लाया हुआ वो पुराना लोहे का लॉकेट खोलकर विश्व प्रताप सिंह के हाथ में रख देती है। वही विश्व प्रताप सिंह लॉकेट के अंदर की फोटो और अपनी कंपनी का लोगो देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अभी उन्हें अपने चेहरे के कट के निशान और याददाश्त होने की पूरी बात बताती है। मेरी बच्ची, तू किस हाल में रही? मुझे माफ कर दे। आज के बाद तू यही इस महल में रहेगी। मैं तुझे खुद से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। साहब, अब जब हमारी बेटी को उसकी सही मंजिल मिल गई है तो हमारा काम पूरा हुआ। सुरेश चल बेटा, अब हम अपनी झोपड़ी में वापस चलते हैं। कामनी और सुरेश रोते हुए मुड़ते हैं। तभी अभी तुरंत दौड़कर सुरेश का हाथ पकड़ते हुए, माँ जी, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी। कामनी बेटा, तू कहाँ जा रही है? अब तू झूठ ये है, मैं इनकी पत्नी हूँ और मैं अपने पति को कभी नहीं छोड़ सकती। मैं इनके साथ अभी यहाँ से जा रही हूँ। बेटा, तू इस करोड़ों की जायदाद को छोड़कर एक झोपड़ी में क्यों जा रही है? ये सब कुछ तो तेरा ही है। दादाजी, मुझे आपके करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। मुझे मेरा पति और मेरी माँ चाहिए। मैं तो आपसे केवल प्रेम की वजह से मिलने आई थी, इस जायदाद के लालच में नहीं। सुरेश और कामनी का हाथ पकड़कर बंगले से बाहर निकल जाती है। विश्व प्रताप सिंह अकेले खड़े रोते रह जाते हैं। ऐसे ही 4 दिन बीत चुके होते हैं। अवनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में बहुत खुश है। सुरेश उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा है और दोनों हंस खेल रहे हैं। तभी झोपड़ी के बाहर विश्व प्रताप सिंह अपनी बड़ी गाड़ी से उतरकर अंदर आते हैं। लेकिन मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। बेटा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू इस छोटी सी जगह में इतनी ज्यादा। मैं यहाँ तुझे और तेरे परिवार को अपने साथ हमेशा के लिए लेने आया हूँ। नहीं दादाजी, माफ कीजिए, लेकिन मैं आपके उस बड़े महल में नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे अपनी आत्मनिर्भरता और ये झोपड़ी बहुत प्यारी है। बेटा, दरअसल मेरे बेटे और बहू के जाने के बाद मैं इस कंपनी में बिल्कुल अकेला और कूड़ा हो चुका हूँ। मुझसे अब ये बड़ी कंपनी समझ नहीं रही। मुझे भी 2 मजबूत हाथों की जरूरत है जो मेरा सच्चा भरोसा लो और मेरे साथ चलो। सुरेश, मैं अपने दादाजी को भी इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकती। आगे गली से गुजर रही होती है। वहाँ सड़क किनारे वही दोनों औरतें
औरतें कचरा बीन रही होती हैं, तभी अपनी गाड़ी रुकवाकर बाहर आती है। अरे बेटी, तू आज इस बड़ी कार से यहाँ आई है? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ काकी, मुझे मेरा पुराना परिवार मिल गया है और मैं अपने पुराने रईस घर लौट गई हूँ। मैं आप लोगों को कभी नहीं भूल सकती। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, पर हमारी किस्मत तो हमेशा खराब रहेगी। हमें तो इसी कूड़े में मरना है। उन दोनों की बात सुनकर अग्नि का मन बहुत दुखी हो जाता है और घर आकर उदास होकर वो बैठ जाती है। वहीं विश्व प्रताप उसे उदास देखकर, बेटा अग्नि, तू आज इतनी दुखी क्यों? दादाजी, जिन गरीब लोगों ने मुझे अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया, जिन लोगों के साथ मैंने कूड़ा बीना, मैं उस एरिया को और उन लोगों को कभी नहीं भूल सकती। दादाजी, मैं उनके भले के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तू बिल्कुल सही सोच रही है बेटा। कल से वो झूठी झोपड़ी की बस्ती में पहुंचती है, जहां बस्ती के सारे गरीब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं अग्नि थोड़ी ऊंचाई पर खड़ी होकर सबको संबोधित करते हुए, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से तुम लोगों को कचरा बीनने और भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब तक के मकानों का पूरा इंतजाम करूँगी। अपनी झुग्गी झोपड़ी के जरूरतमंद लोगों को चुन चुनकर अपनी फैक्ट्री में उनकी योग्यता के अनुसार काम देती है, सबके लिए घर बनाती है और वो उसी बस्ती के पास एक बड़ा स्कूल खुलवाती है, जहां मुफ्त में शिक्षा और इलाज का इंतजाम भी किया जाता है। वहीं सभी गरीब लोग अग्नि और उसके परिवार को दुआएं देने लगते हैं, जिसके बाद से बस्ती के लोग एक सुखद और सम्मानजनक जिंदगी जीने लगते हैं और अग्नि का पूरा परिवार खुशियों से भर जाता है। 3 बांझ बहुओं की गर्भवती सास। खुश तो हो ना, भगवान ने तुम्हें माँ बनने का सुख दे दिया। बिल्कुल आंटी जी, वैसे आप अनीता, नीलम और विशाखा को नहीं लेकर आई? चुप कर बहू, उनके आने ना आने से तेरी गोद भराई में क्या फर्क पड़ता है? शांति बहन, मुझे पता है कि तुम्हारी लोग की गोद भराई में मेरी तीनों मांझ है और कोई भी सांस नहीं चाहेगी कि उसकी गर्भवती बहू के आसपास कोई मांझ का साया भी पड़े। पूर्णिमा की गोदभराई में आई औरतें शारदा की तीनों बहुओं के मां होने पर ताने मारने लगती हैं। वहीं दरवाजे पर हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए दरवाजे से घर लौट जाती हैं। हे राम, तीनों बहुओं ने इन सभी औरतों की बातें सुन ली है। उनके दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी। मुझे उन्हें संभालने घर जाना चाहिए। शारदा अपनी बहुओं के पीछे पीछे घर आती है। जहाँ अनीता बताती है, सभी बहुएं अपने कमरों में अपने पति से, अरुण, कुछ करो, मुझे माँ बनना है। मुझसे अब ये बांझ शब्द और नहीं सुना जाता। नहीं सहन हो रहा मुझसे बांझ शब्द। नीरज, 4 साल हो गए, मैं माँ कब बनूंगी? अरे तुम मर जाओ ना, मरने मारने के अलावा तुम्हें और आता ही क्या है? शादी की शुरुआत के दिनों में तुमने क्या किया याद है ना? तकलीफ तकलीफ तकलीफ, याद है वो दिन चचो को मार देने का? मम्मी पापा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे घर में एक साथ तीन बच्चों की किलकारियां पूछने वाली हैं। दोनों भाभी और विशाखा प्रेग्नेंट हैं। अरे बहू, आज मेरा बूढ़ा मन किसी बच्चे की तरह खुद हटने लगा। जी करता बस जल्दी से अपने पोते पोतियों को अपनी बाहों में उठा हीरो से सजा देंगे। एक मिनट, आप लोग क्या ख्याली पुलाव पकाने लगे हैं? हम इस वक्त इस बच्चे के लिए तैयार नहीं है। हाँ, हमारी उम्मीद क्या है अभी? हमें और अपने पतियों को बच्चों के स्नेह से दूर कर रही। तुम्हें कोई हक नहीं किसी जन्म लेने मरने का। रामलाल अपनी बात कह ही रहा होता है, तभी तरीका, नीलम और विशाखा अपने कमरे में जाकर औषध की दवाइयां खा लेती। विशाखा और साथ में हम लोगों के साथ भी हमेशा अपनी जिंदगी जीने के नाम पर तुमने जितने बच्चों का कत्ल किया है ना, ये उसी की सजा है। तीनों पति अपनी बीवियों को उनकी गलती याद दिला रोज भर एक घंटे में क्या परेशानी है? बाबा, ये मेरी तीनों बहुएं हैं, इन्हें बच्चा नहीं हो रहा है। बाबा आशीर्वाद दीजिए। तुम नई जगह पर आई हो, लो छन्ना बाबा का आशीर्वाद। ये छन्ना में तीनों बहुएं छल्ला बाबा का दिया छल्ला पहले। वही शारदा खुश होकर नोटों का बंडल छल्ला बाबा को देकर चली जाती। ये बहन देने से कोई औरत माँ बन जाती, तो फेमिनिस्ट औरतों को शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसी बेवकूफ औरतें होनी जरूरी है, तभी 10 रुपए की अमीरी